बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय अखबारात में कल अचानक इमरान खान के डंके बज उठे। ये क्या माजरा है, और फिर भारतीय प्रेस से ही ये मालूम हुआ कि ऑपरेशन संदूर का बुनियादी मकसद इमरान खान को रिहा कराना था। वाशिंगटन में फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर की आमद पर कादियानी टोले का एहतजाज तो होगा, लेकिन इस एहतजाज के साथ एक और भी मामला मुतवक्को है, जिससे लगता है कि फ़िलहाल के प्रोग्राम के तहत इनकी छितरौल होगी। तो इन बातों पर हम बात करेंगे, और साथ ही एक अहम दिलचस्प बात यह है कि पीटीआई ने गौहर खान और अपने पसंदीदा हीरो ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी गालियों की बुछाड़ की जद में रख लिया है और बेनुकत सुनाई जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा जिक्र बजट का कर लें। बोर नहीं करूंगा, 2-3 अवामी ताल्लुक़ वाली बातें जो हैं वो करूंगा। इस बजट में उस हुकूमत ने जिसने मराआत याफ्ता तबके को 600% तक तनख्वाहों और मराआत में इजाफे से नवाजा है, उसने सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में सिर्फ 6% इजाफा किया है। ख़बर वैसे 10% की है, लेकिन वो बाकी कुछ जोड़ जाड़ कर हेर फेर और वो टैक्स में हमने कमी कर दी है। ये इस तरह के मशकूक मामलात हैं जिन पर एतबार नहीं किया जा सकता। तनख्वाहों में इजाफा 6 से 7% तक किया है, और ज़ाहिर है इस पर सरकारी मुलाजम नाराज़ हैं और वो हुकूमत को अच्छे अल्फाज से याद नहीं कर रहे, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में पहला वाक़या था कि किसी हुकूमत ने अपनी और मराआत याफ्ता तबके की तनख्वाहों में और मराआत में 600% तक इजाफ़ा हुआ। इस इजाफे को अगर हम मनफी टर्म इस्तेमाल करें तो ये एक हौलनाक इजाफा था। इस इजाफे की कोई किसी को तवक्को थी ना, पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने में इतनी गुंजाइश है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इजाफा किया गया। दूसरी तरफ हुकूमत ने सोलर पैनल महंगे कर दिए, उनको लगवाना महंगा कर दिया, और जिसकी वजह ज़ाहिर है वो हुकूमत नहीं चाहती कि उस पर कोई ऐसा दबाव पड़े जिसके नतीजे में उसे IPPs को अदायगियाँ ना करना पड़े, तवानाई का बहरान हल हो। क्योंकि तवानाई अगर बहरान हल होता है, चाहे सोलर पैनल्स के ज़रिए से जुज़वी तौर पर तवानाई की मिकदार बढ़ती है, तो फिर IPPs को नवाजना मुश्किल हो जाएगा। हज़ारों अरब IPPs को दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो सब करीबी लोग हैं, उनको नवाजा जा रहा है, और उनको सरकारी ख़जाने से जो रकूम दी जा रही हैं वो पाकिस्तानी अवाम की जेबों से काट कर दी जा रही हैं। इसी तरह हल्की सस्ती गाड़ियों सुजुकी वगैरह पर सेल्स टैक्स में इजाफा करके उनको 18% तक महंगा कर दिया गया है। मकसद ये है कि लोअर क्लास, क्योंकि आजकल लोअर मिडिल क्लास ही ये गाड़ियाँ ख़रीदती है, और सारे नहीं, कुछ लोग उनमें से ख़रीदते हैं, इससे ज़्यादा की उनकी औकात मुमकिन ही नहीं है, और ये गाड़ियाँ भी वो किस्तों पर लेते हैं। तो वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि लोअर मिडिल क्लास के लोग भी किसी सहूलत से ख़ुद को अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा कर सके। खैर, ये छोटा सा हाल अहवाल बजट का था। इसके साथ एक सादी सर्वे में ये एक अच्छी बात हुई है कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि ज़राअत तबाह हो चुकी है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, कई महीनों से कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत एक मनसूबा बंद प्लानिंग के तहत ज़राअत को ख़त्म कर रहे हैं, ज़राअत को तबाह कर रहे हैं। मकसद ये है कि अपने कुछ करीबी लोगों को नवाजना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं, वो माशाल्लाह अरबोपति हो गए हैं, और पंजाब की ज़राअत ख़ास तौर पर तबाह हो गई है, क्योंकि सर्वे में 30% तबाही का एतराफ़ किया गया है, जो कि कम है। हकीकी तबाही इससे ज़्यादा आई है। तो तबाही का मतलब ये नहीं होता कि 100% ही तबाही हो तो उसी को तबाही कहा जा सकता है। 30-31% या 32% तबाही जो है ये भी अदीमुन नज़ीर है। इसका सेहरा किसके सर जाता है, शहबाज शरीफ साहब जानते हैं, और वो उनको जो पेश रो थे, वो काकड़ साहब क्या नाम था, वो निगरान वज़ीर आज़म एक अजूबा किरदार वो थे, जो भी था। तो खैर, अब हम दिलचस्प मौज़ूआत की तरफ आते हैं। PTI को पहले तो यकीन था कि ईद से पहले इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, वो यकीन टूट गया। तो फिर इन्होंने ये प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि 11 तारीख को इमरान खान की रिहाई मुतवक्को है, यानी यकीन से मामला तवक्को और उम्मीद की तरफ आ गया। लेकिन ये उम्मीद भी आज टूट गई जब
पता चला कि एक जज साहब की छुट्टी की वजह से काज लिस्ट मनसूख हो गई है। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प मसला ये है कि कल और परसों के अखबारात में, इंडिया के अखबारात में, तमाम अंग्रेज़ी के जो मेन स्ट्रीम अखबारात हैं उनमें ये ख़बर बहुत फ्लैश की गई कि इमरान ख़ान 11 तारीख को रिहा हो रहा है। बाखबर ज़राए से ये ख़बर दी गई और लिखा गया कि इमरान ख़ान की रिहाई का बहुत ज़्यादा इम्कान है। यानी यकीन का लफ्ज़, यकीनी है ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए गए, लेकिन कभी इम्कान है कि ज़ुबान जो थी वो बता रही थी कि इनको किसी ने बताया है कि इमरान ख़ान रिहा हो रहा है। अब आगे की बात मैं करता हूँ, लेकिन इससे पहले इस बात पर तबसरा कि इमरान ख़ान की रिहाई को लेकर इंडिया के अखबारात ने इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया, इमरान ख़ान की रिहाई में भारतीय मीडिया को इतनी दिलचस्पी क्यों है। बात सोचने की है, और जो सोचने वाले हैं, वो जो जानने वाले हैं, वो तो इस मामले को जानते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन जो लोग अभी तक किसी खुशफहमी में हैं उनको फिर ये पता चल जाना चाहिए कि भारतीय अखबारात, भारतीय मीडिया को आखिर इमरान ख़ान की रिहाई में इतनी दिलचस्पी क्यों है, और वो इमरान ख़ान को इस तरह लीडर बनाकर, बड़ा लीडर बनाकर क्यों पेश कर रहे हैं, जबकि दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी मीडिया इस वक्त इमरान ख़ान को कोई अहमियत नहीं दे रहा। इमरान ख़ान की हैसियत बेमाने होती जा रही है और दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि इमरान ख़ान अब एक लाजानी वजूद बन चुका है, इसकी कुछ अहमियत नहीं रही। लेकिन इससे भी आगे की जो बात है वो ज़्यादा तवज्जो तलब और मज़ेदार है। उसमें भारतीय मीडिया ने ये जो ख़बर दी इमरान ख़ान की रिहाई का कभी इम्कान है, उसी ख़बर के मतन में ये भी लिखा गया कि ऐसा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव पड़ा और वो इमरान ख़ान को रिहा करने पर मजबूर हो रही है। हालांकि ख़बर गलत है, इमरान ख़ान की रिहाई नहीं हो रही और ना ही हुकूमत पर कोई दबाव है, ना ही रियासत पर कोई दबाव है, बल्कि उन पर से तो इस ऑपरेशन की वजह से दबाव कम हुआ है, उनकी पोजीशन मजबूत हुई है, अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ी है। इमरान ख़ान की मकबूलियत और कम हुई है। उनकी इस वक्त हुकूमत और रियासत इस्तेहकाम की बुलंद मंजिल पर है, और ऐसा इस्तेहकाम और ऐसा बेखतर होना इससे पहले हमने पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा। वरना होता यह है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत जब बरसर इक़्तिदार आती है और अपना काम काज करना शुरू करती है तो साथ ही उसके ख़तरात में घिर जाने की ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं, उसे गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं और उसके गैर मुस्तहकम होने के हालात भी सामने आ जाते हैं, जिनकी वजह से कोई भी हुकूमत सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाई। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा है कि अपनी तमाम तर गलतियों के बावजूद हुकूमत ख़तरात से आज़ाद और मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। सियासी इस्तेहकाम भी है और रियासती सतह पर माशी इस्तेहकाम भी है। अवाम के मसाइल ज़रूर बढ़ रहे हैं, अवाम की तकालीफ में ज़रूर इजाफ़ा हो रहा है, महंगाई में इजाफ़ा हो रहा है, हुकूमत के शाही अखराजात में तो बहुत ही रिकॉर्ड इजाफे हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हुकूमत को कोई भी किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, ना फौरी और ना ही कोई ऐसा ख़तरा जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये 1 साल के बाद, 2 साल के बाद सर उठाएगा। और यही वजह है कि वो लोग जो पहले कहा करते थे कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकती, ये हमारी ट्रेडिशन है, रवायत है, इससे इन्हिराफ नहीं हो सकता, वो भी अब ये कह रहे हैं कि ये वाहद हुकूमत है जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ना सिर्फ ये है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बल्कि वज़ीर आज़म भी मुद्दत पूरी करेगा। माजी में अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करती भी रही है तो वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी नहीं कर सका और वज़ीर आज़म बदलना पड़ा। तो ये जो बात है ऑपरेशन, तो ये ख़बर तो हो गई इनकी गलत, और ख़बर ने गलत होना ही था, गलत ख़बर नशर की गई। लेकिन इस गलत ख़बर को नशर करते हुए एक सही ख़बर अंदर से ब्रेक हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर का असल मकसद क्या था। दबाव डालकर हुकूमत को, पाकिस्तान को घेरे में लेकर प्रेशराइज़ करके इमरान ख़ान को रिहा कराना। लेकिन मामला जो हुआ सब आपके सामने है, बातें दोहराने की ज़रूरत नहीं। दबाव में ख़ुद भारतीय हुकूमत आ गई, यूरोपीय यूनियन हो या रूस हो या अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो, यानी मुतज़ाद धड़ों के ममालिक
सब के सब भारत से आंखें फेर चुके और पाकिस्तान की तरफ हर कोई देख रहा है। तो ये बात है अहम। अच्छा, कादियानी टोला, वो बरकी कादियानी जो खान का कज़न वगैरह भी है, कादियानी टोले ने ये फ़ैसला किया है कि वाशिंगटन में फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर की आमद पर एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा। अच्छा, कादियानी टोला एहतजाजी मुज़ाहरा तो पहले भी कर रहा है। वो बसें वगैरह इन्होंने किराए पर ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेलर टाइप और गाड़ियाँ, बसें, इनके पीछे वो स्क्रीन लगाकर दाएं बाएं आगे पीछे स्क्रीन लगाकर वो सारे शहर में गश्त करती हैं और उन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ गंदी गालियाँ, गंदे इल्ज़ामात, झूठी बकवास, ये कातिल हैं, ये डकैत हैं, ये डिक्टेटर हैं, ये फस्ताई हैं और ये पता नहीं क्या है। और यहाँ तक लिखा गया है कि भारत को जो शिकस्त हुई है वो इमरान खान ने दी है, फ़ौज ने तो कुछ भी नहीं किया। खैर, अब ये जो टोला मुज़ाहरा करने जा रहा है, इसके हवाले से ये एक इत्तला है, इत्तला सही है, लेकिन मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि ऐसा होगा भी, इसलिए कि प्रोग्राम बाज़ औक़ात बदल भी जाते हैं। जिस तरह कि हमने हालिया अरसे में देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे फ़ैसले किए गए, फिर उन्हें मुलतवी किया गया। मसलन ये फ़ैसला किया गया कि जो यूट्यूबर पाकिस्तान में बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं उनकी बात अलग है, जो पाकिस्तान में बैठे हैं और भारतीय और इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंदी और गलीज़ मुहिम चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। कर दिया जाएगा नहीं, ख़बर ये आई कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उनमें से किसी को हाथ तक नहीं लगाया गया और इस बात को 1 महीना होने को आया, इनको हाथ तक भी नहीं लगाया गया। इत्तला ये मिली कि इसकी वजूहात में कुछ इदारे के अंदर से, रियासत के अंदर से कुछ लोग हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, बल्कि इनको सहूलियात भी बहम पहुँचा रहे हैं। खैर, ये इत्तला सच्ची है या झूठी, इस पर कोई बात करने के बजाय मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये फ़ैसला बदल गया। तो अब वहाँ भी एक फ़ैसला हुआ है अमेरिका में कि जब ये कादियानी टोला इमरान खान की रिहाई की आड़ में फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जुलूस निकालने वाला है या मुज़ाहरा करने वाला है, तो ये तय किया गया कि अमेरिका की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी एक मुज़ाहरा करेगी। ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और इनके ख़िलाफ़ नाराबाजी होगी। ये अभी तक की इतलात के मुताबिक ये मुज़ाहरा तय है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें अमरीकी हुकूमत भी इन्वॉल्व हो सकती है कि 2 मुज़ाहरे एक दूसरे के ख़िलाफ़ आमने सामने होने की सूरत में कोई नक्स अमन का ख़तरा तो नहीं है। तो ये अमरीकी हुकूमत की कंसल्टेशन भी इस बात को रोक सकती है। हो सकता है कि अमेरिका की हुकूमत परवाह न करे और वो कहे कि अगर कुछ 100 लोग इस तरफ से और कुछ 100 लोग उस तरफ से एक फासले पर खड़े होकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाराबाजी कर लें तो कोई हर्ज नहीं। इस सूरत में ये मुज़ाहरा हो जाएगा और इसका मतलब ये है कि पहली मरतबा कादियानी टोले को एक छितरौल का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके हौसले पस्त होंगे। तो ये कादियानी लॉबी लंदन में भी सरगर्म हो गई है। एक दीन फरोश मुल्ला सियासी साजबाज के लिए वहाँ कादियानियों के दर पर पहुँचा है, उनकी दरगाह में हाज़िरी दी है और इस पर मैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह बात करूँगा। अब जो मज़ेदार मसला हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान में PTI के सदर गौहर खान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखबार नवीसों से कहा कि अमेरिका में ये जो PTI के एहतजाज हो रहा है, PTI का तो नहीं है, वो कादियानी टोले का एहतजाज है, बरकी शर्की ये सब कादियानी है। तो ये जो एहतजाज हो रहा है इसका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने ना कॉल दी है, हमने ना कोई प्रेस रिलीज़ दिया है, ये उन लोगों का अपना फ़ैसला हो सकता है। तो इस बात पर PTI गौहर खान पर गर्म हो गई और उनके ख़िलाफ़ ट्विटर पर मुहिम चला दी, सोशल मीडिया पर मुहिम चला दी, उनके ख़िलाफ़ ब्लॉग होने लगे, गालियाँ पड़ने लगी और कहा गया कि ये तो डबल एजेंट है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये डबल एजेंट है तो इसे PTI का चेयरमैन बनाया किसने? 100% इमरान खान के हुक्म पर बनाया गया। तो इमरान खान को ये डबल एजेंट ही मिला था पार्टी का सदर बनाने के लिए। और दूसरा, इससे पहले शेर मरबत भी डबल एजेंट था और वो गंडापुर भी डबल एजेंट है और एक लंबी लिस्ट है जिनके बारे में ये कहा जाता है, PTI के लोग ये बता रहे हैं कि ये सब डबल एजेंट है और ये सब के सब वो हैं जिनको इमरान खान ने अपने हाथ से लिख कर दस्तखत करके ओहदे दिए।
تو یہ وہ عمران خان ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ اتنا صاحب بصیرت آدمی ہے کہ وہ تو دیوار کے پار بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو دیوار کے پار دیکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دھڑا دھڑ ڈبل ایجنٹوں کو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو، پارٹی کے دشمنوں کو، انقلاب کے دشمنوں کو عہدے دے رہا ہے۔ تو یہ دیوار کے پار دیکھنے والی بات کیسی ہے؟ دیوار کے پار دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار کے پار جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن دیوار کی اس طرف اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ تقرریاں چونکہ دیوار کی اس طرف ہوئی ہیں، اس طرف پار نہیں ہوئی ہیں، تو اس لیے عمران خان نابینا ہو گیا، اس کو کچھ نظر نہیں آ سکا۔ تو چلیے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ وہ دیوار کے اس پار دیکھ سکتا ہے، دیوار کے اس پار یعنی اپنے آنگن میں، اپنے صحن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے سے وہ قاصر ہے۔ اچھا، گالیوں کی یہ مہم اچانک پھر زلمے خلیل زاد کی طرف رخ کر لیا اس مہم نے۔ زلمے خلیل زاد وہ ہے جس کی پی ٹی آئی والے پوجا کرتے ہیں، اور زلمے خلیل زاد کی پوجا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد بھارتی لابی کا ایجنٹ ہے، وہ نریندرا مودی سے بڑھ کر بھارتی ہے، وہ نیتن یاہو سے بڑھ کر اسرائیلی ہے، پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان سے نفرت رکھتا ہے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کے لیے تحریک بھی چلا چکا ہے، پاکستان کے خلاف بہت سی مہمات چلا چکا ہے، اور انہی مہمات میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے غالباً کل 3 ٹویٹ کیے عمران خان کو رہا کرو، اور عمران خان کی فیور میں بھی اس نے فکرے کہے۔ تو لیکن صبح یہ ہوا صبح کہ زلمے خلیل زاد کا ایک ٹویٹ آیا جس میں اس نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ کون سا افریدی ہے، کیا نام ہے اس کا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ جو امریکہ کی ایجنٹی اور امریکہ کو مخبری کے جرم میں سزا کاٹ رہا ہے پاکستان کی جیل میں، تو اس کو رہا کیا جائے۔ اور اس ٹویٹ میں اس نے عمران خان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو پی ٹی آئی والے تو کسی کو رعایت دینے کے قائل ہی نہیں ہیں، انہوں نے فوراً اسے گالیوں پر رکھ لیا اور کہا کہ کل تک تمہیں عمران خان نظر آتا تھا، آج کیا ہوا، آج تمہیں عمران خان نظر نہیں آ رہا، تم بک گئے ہو، تم ڈبل ایجنٹ ہو، تم منافق ہو، تم جھوٹے ہو، تم بے ایمان ہو۔ کوئی گالی جو ان کے ترکش میں ایسی نہیں جو انہوں نے زلمے خلیل زاد کو نہ دی ہو۔ حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ دو جواب اس کی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ پہلے ہم اپنے بڑے ایجنٹ کو رہا کروا لیں، چھوٹے ایجنٹ کی باری بعد میں آئے گی، جو زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو ہم رہا کرا لیں، جس کی اہمیت کم ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ پالیسی شفٹ ہے، اور ویسے بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک بہت بڑا شفٹ ہے، پالیسی شفٹ، وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ریاست کو ترغیبات دے رہی ہے، اپنی طرف راغب کر رہی ہے اور اس کی باتیں مان رہی ہے۔ بلکہ پی ٹی آئی کے ایک ولاگر ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر ولاگ کرتا ہے، بلکہ 2 ولاگر ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر ولاگ ریکارڈ کراتے ہیں، ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، امریکی حکومت جو ہے، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اور پھر اس کے آگے انہوں نے وجوہات بیان کی ہیں کہ جنگ کے بعد سے یہ حالات ہو گئے، اور حالات یہ ہیں کہ اس وقت امریکہ چین کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن امریکہ، روس اور یورپی یونین تینوں کی کوشش ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ خوش کیا جائے جس حد تک ان کا دائرہ کار اجازت دیتا ہے۔ تو اس بات کی ظاہر پریشانی ہے پی ٹی آئی کو۔ بہرحال زلمے خلیل زاد نے عملاً یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان اب ایک بے معنی اور لا جانے شے ہے، لا جانے شے ہے، اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی کردار نہیں ہے فیوچر کی سیاست میں، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک منظرنامے میں اس کا کردار اب نظر نہیں آتا۔ یہ تو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے نا کہ 90% مقبول، 99% مقبول، 101% مقبول، اتنا فیصد مقبول، اور پتہ نہیں دنیا کی سیاست اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر جس کی بصیرت بہت زیادہ ہے، جس کا ویژن بہت زیادہ ہے، اور جو دیوار کے پار بھی دیکھ لیتا ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اور اپنی زومبی ویورشپ کو مطمئن کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اب ایک غیر ضروری، لاجانی اور بے معنی شے بنتا جا رہا ہے، بلکہ ایک بڑی حد تک بن چکا ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان
کا ذکر کرنا بھی یہ بھول جائیں گے۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ جب یہ کال دیتے ہیں، ہر روز کال دیتے ہیں نا، ایک تو کال انہوں نے ابھی دینی ہے نا کہ احتجاج کیا جائے، ایک کال ہوتی ہے عمران خان کی ہر پیشی پر ان کے سوشل میڈیا پر یہ کال دی جاتی ہے۔ ٹی وی پر چونکہ وہ نشر نہیں ہوتی، نہیں چلتی، اخبارات میں نہیں چلتی، اس لیے عام عوام کو پتہ نہیں چلتا، لیکن سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ہر پیشی پر کال دی جاتی ہے کہ لوگ، کارکن، ایم این اے، ایم پی اے بڑی تعداد میں پہنچیں، لیکن کتنے لوگ پہنچتے ہیں؟ 1.5 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، کبھی کبھی تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں، اور ان 1.5 درجن میں سے بھی 10 یا 11 وہ ہوتے ہیں جو پشاور اور پختونخوا سے آئے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا۔ آج جو عمران خان کی پیشی کی تاریخ تھی، یہ درخواست ضمانت جو بینچ سے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یا جج دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ ہو گئی، تو اس کی پیشی پر یہ علیمہ خان وغیرہ 3 4 5 لوگ پنجاب سے تھے اور 10 12 لوگ 15 لوگ پختونخوا سے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی کل اوقات ہے۔ باقی دوسری خبر یہ اپنی جگہ اہم ہے کہ وہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اس کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ گویا 19 دن کے بعد اس کی باری آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 19 دنوں میں عمران خان کا رابطہ نہیں ہو سکے گا اس طرح جس طرح کا وہ چاہتا ہے۔ تو وہ جو تحریک کو اندر بیٹھ کر لیڈ کرنے کا جو خواب تھا، اس سے پورا نہ ہونے کا ایک بہانہ ان کو مل گیا ہے کہ دیکھیں جی کیسے لیڈ کرتے ہیں، ان کا تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ ویسے حکومت کو چاہیے تھا کہ رابطہ ہونے دے، کیونکہ سب کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، حکومت کے اداروں کو بھی پتہ ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ اندر بیٹھ کر قیادت کرے یا نہ کرے، نتیجہ ایک ہی ہے، اور وہ نتیجہ ہے 0۔ کوئی جلوس نہیں نکلنا، کسی نے باہر نہیں آنا، کوئی تحریک نہیں چلنی، چاہے یہ قیادت کرے چاہے نہ کرے۔ بہرحال اب ان کو ایک بہانہ مل گیا ہے کہ 1 تک تو ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے، تو ہم تحریک کیسے چلائیں گے؟ پولیس ڈنڈے مارتی ہے، ہم تحریک کیسے چلائیں؟ تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔